नमस्कार विद्यार्थियों, YouTube चैनल में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। इससे पहले की जो फर्स्ट वीडियो थी उसमें मैंने सूर्यावी ताप को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं, वितरण को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं, उनके मुख्य दो कारक हैं, उनका विश्लेषण किया था और मैं उम्मीद रखता हूं कि आप उन्हें अच्छे से समझ चुके होंगे। एक बार मैं पुनः इसे अंडरलाइन करके बता रहा हूं कि पिछली वीडियो के अंतर्गत मैंने सूर्यावी ताप के वितरण को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं उनके प्रमुख दो कारकों का विश्लेषण किया था, जिन्हें मैंने डायग्राम से अच्छे से समझाने का प्रयास किया। यह वीडियो इससे पहले वाली जो वीडियो है भाग फर्स्ट सूर्यावी ताप, उसके साथ में लिंक करके आप अध्ययन करने का प्रयास करें। मैं बलूराम मीणा, असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी, गवर्नमेंट कॉलेज मांगरोल, कोटा यूनिवर्सिटी कोटा। तो ये टॉपिक उसी से रिलेटेड है और यह सूर्यावी ताप का जो टॉपिक है बीए पार्ट फर्स्ट ईयर के पेपर फर्स्ट भौतिक भूगोल अर्थात फिजिकल ज्योग्राफी के अंतर्गत है और जिसे मैं अच्छे से समझाने का प्रयास करूँगा। तो चलो आओ हम इसे जो शेष भाग रहा था उसे अच्छे से समझने का प्रयास करें। तो पहले मैं पिछली वीडियो में जो आपको मुख्य कारक बताए थे दो, उनका संक्षेप में अंडरलाइन करके बता रहा हूँ कि पृथ्वी पर सूर्यावी ताप का जो वितरण है अर्थात सूर्यावी ताप का जो वितरण है उसको प्रभावित करने वाले कारकों में पहला हमने सूर्य की किरणों की जो स्थिति है या आपतन कोण है उसका विश्लेषण किया था। इसे हमने इस डायग्राम के माध्यम से विश्लेषित किया था। नेक्स्ट था दिन की अवधि के वजह से जो सूर्यावी ताप के वितरण में कमी या ज़्यादा होती है उसे हमने इस डायग्राम के माध्यम से विश्लेषित किया था। अब नेक्स्ट है उसी के संदर्भ में सूर्यावी ताप को प्रभावित करने वाला नेक्स्ट कारक है पृथ्वी की सूर्य से दूरी, अर्थात सूर्यावी ताप को प्रभावित करने वाले कारकों में तीसरा कारक है पृथ्वी की सूर्य से दूरी। क्योंकि हम देखते हैं विद्यार्थियों कि सूर्य से जो किरणें हैं या सौर ऊर्जा है वो एक लंबी दूरी तय करके हमारी पृथ्वी तक पहुंच पाती है और हमारी पृथ्वी का जो मार्ग है वो अंडाकार है, जिसे दीर्घवृत्ताकार ऑर्बिट के नाम से संबोधित करके पुकारा जाता है। और यह मार्ग जब दीर्घाकार होने के कारण अंडाकार होने के कारण सूर्य से कभी तो पृथ्वी दूर चले जाती है और कभी नज़दीक आ जाती है और इस दूरी और नज़दीक की वजह से ही हमारे सूर्य ताप का जो वितरण है वो भी प्रभावित होता है। तो हम देखते हैं कि हमारी पृथ्वी है वो सूर्य से कभी तो दूर चले जाती है और कभी नज़दीक चले जाती है। तो मैंने आपको अंडरलाइन करके बता रहा हूँ कि हमारी पृथ्वी से सूर्य की जो सामान्य स्थिति है अर्थात औसत दूरी है वो है 149 मिलियन किलोमीटर, अर्थात सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी 149 मिलियन किलोमीटर है। जबकि जब पृथ्वी की दूरी सूर्य से कम होती है तो वो स्थिति 23 जनवरी के दिन होती है। तो 23 जनवरी को सूर्य की जो पृथ्वी से दूरी है वो न्यूनतम हो जाती है कितनी, 147 मिलियन किलोमीटर, 147 मिलियन किलोमीटर हो जाती है। जबकि इसी के विपरीत 4 जुलाई को हमारे सूर्य और पृथ्वी के बीच की जो दूरी है वो अधिकतम हो जाती है कितनी, 152 मिलियन किलोमीटर। अब इसे भी हम डायग्राम के माध्यम से देख लेते हैं। ये जो डायग्राम है इसमें हमने सूर्य की जो सापेक्षिक स्थिति है पृथ्वी के संदर्भ में उसे विश्लेषित करने का प्रयास किया है। इसमें आप देख रहे हो कि बीच में ये सूर्य है छोटा सा रेड, और इधर की साइड में ये नीले रूप में संकेतित और इधर भी ये नीले रूप में जो संकेतित है ये पृथ्वी है, और ये हरे पेन से जो अंडाकार रूप में ये पृथ्वी का
किरण मार्ग है, अर्थात इस पर सूर्य के चारों ओर पृथ्वी घूमती है। अब जब पृथ्वी घूमती है तो यहाँ पर सूर्य की स्थिति है, और सूर्य की स्थिति के संदर्भ में इस मार्ग पर जब पृथ्वी घूमती है इस तरीक़ा से, तो आप देख रहे हो कि कभी तो पृथ्वी नज़दीक आ रही है और कभी दूर जा रही है, अर्थात इधर तो पृथ्वी सूर्य से निकट है और इधर देखते हैं हम तो सूर्य से दूर है। इस स्थिति, यह जो स्थिति आती है वो वर्ष में 2 बार आती है। एक तो 3 जनवरी को, जो मैंने आपको पहले भी बताया कि 3 जनवरी को इधर ये सूर्य और हमारी पृथ्वी, इन दोनों के बीच की दूरी है वो 147 बिलियन हो जाती है, अर्थात सूर्य के, पृथ्वी के निकट सूर्य आ जाता है। अब आप जान रहे हो कि जब कोई वस्तु हमारे निकट होगी तो वो अधिक प्रभावशील होगी, और जब दूर होगी तो वो कम प्रभावशील होगी। तो निकट होने की वजह से इस स्थिति में हमारे पृथ्वी की ओर सूर्यावी ताप की मात्रा है वो अधिक प्राप्त होती है। 3 जनवरी की स्थिति को हम उपसौरिक के नाम से भी जानते हैं। इस रेड पेन से लिखा हुआ भी है, 3 जनवरी की जो पृथ्वी और सूर्य के बीच की जो दूरी है उसे उपसौर के नाम से जाना जाता है। अब इसी के विपरीत हम देखते हैं कि 4 जुलाई को जो स्थिति होती है सूर्य और पृथ्वी के बीच की जो दूरी है वो होती है अधिकतम 152 मिलियन किलोमीटर। इस 152 मिलियन किलोमीटर की जो दूरी है, इस दूरी को हम 4 जुलाई को अपसौर के नाम से जानते हैं। जिस तरीक़ा से हमने 3 जुलाई को देखा कि 3 जुलाई को इनकी न्यूनतम दूरी है उसे तो उपसौर कहते हैं, जबकि 4 जुलाई को जो इनकी अधिकतम दूरी है उसे अपसौर के नाम से जाना जाता है। तो अब हम देख रहे हैं कि 4 जुलाई को तो पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी अधिकतम है 152 मिलियन किलोमीटर, और 3 जनवरी को है न्यूनतम 147 मिलियन किलोमीटर। तो आप इसे अच्छे से खूब समझ रहे होंगे कि 3 जनवरी को जब कम दूरी होगी, अर्थात सूर्य पृथ्वी के निकट होगा तो अधिक ताप प्राप्त होगा, और 4 जनवरी को जब सूर्य पृथ्वी से अधिकतम दूरी पर होगा तो सूर्यावी ताप है वो कम प्राप्त होगा। तो इससे पृथ्वी की जो सूर्य के संदर्भ में जो दूरी है या सापेक्षिक स्थिति है उससे भी हमारा सूर्यावी ताप प्रभावित होता है। नेक्स्ट कारक अब देखते हैं हम, सौर कलंक। हम सूर्य की ओर जब झांकते हैं या देखते हैं तो हम अच्छे से समझ पाते हैं कि सूर्य में कुछ सौर ज्वालाएं, हमें ये धब्बे हमें दिखाई देते हैं या महसूस होते हैं कि सूर्य के अंतर्गत कुछ धब्बे हैं ऐसे। अब दूरदर्शी या दूरबीन के माध्यम से हम इन्हें देखते हैं तो स्पष्ट रूप से दिख जाता है कि सूर्य के अंतर्गत आग की ज्वालाएं कहीं पर तो गहरे रूप में दिखाई देती है और कहीं पर हल्के रूप में दिखाई देती है, और कहीं पर गहरे रूप में है वो धब्बों के रूप में सामान्य तौर से हमें दिखते हैं, और जहाँ पर सौर ज्वाला कम है वहाँ पर सामान्य स्थिति दिखाई देती है। तो इन्हें सौर ज्वाला को ही हम जहाँ पर गहरी है उन्हें सौर कलंक के नाम से जाना जाता है। ये सौर कलंक या जो धब्बे हैं इनकी जो स्थिति है कुछ वैज्ञानिकों ने इसे 7 से और 11 वर्ष के अंतर्गत परिवर्तनशील बताया है कि कभी तो ये अधिक गहरे हो जाते हैं, अर्थात सौर ज्वाला अधिक प्रचंड हो जाती है, और कभी कम प्रचंड रहती है। तो हम देखते हैं कि जब अधिक प्रचंड होगा तो तब सूर्य की मात्रा पृथ्वी की ओर अधिक आएगी, और जब कम प्रचंड होंगी ये सौर कलंक तो हमारे पृथ्वी पर सूर्य की मात्रा है वो कम प्राप्त होगी। अर्थात हम संक्षेप में कह सकते हैं कि जब सौर कलंक है वो अधिक सक्रिय होते हैं तो पृथ्वी पर सूर्यावी ताप अधिक मात्रा में प्राप्त होगा, और जब कम सक्रिय होंगे तो पृथ्वी पर सूर्य की ताप की मात्रा है वो कम प्राप्त होगी। अर्थात सौर कलंक भी सूर्यावी ताप को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट कारक है वायुमंडल का प्रभाव। तो वायुमंडल से सूर्य की किरणें हमारी ओर पृथ्वी की ओर आती हैं तो वायुमंडल को पार करके आती हैं, और जब पार करती हैं तो सूर्यावी ताप है वो हमारा मुख्य रूप से 3 बातों पर निर्भर करता है। एक तो वायुमंडल की जो पारदर्शिता है उस पर, दूसरा सूर्य की किरण का पृथ्वी पर कोण जो हम फर्स्ट कारक के रूप में देख सकते हैं, और तीसरा है वायुमंडल में जो अवरोधक पदार्थ है उनकी मात्रा के आधार पर। अब सामान्य तौर से हम इसे ऐसे समझ सकते हैं कि सूर्य से हमारी किरणें पृथ्वी की ओर, अर्थात सौर किरणें पृथ्वी की ओर आ रही हैं, तो आप
जिससे वायुमंडल बिल्कुल पारदर्शी होगा। पारदर्शी का मतलब है बिल्कुल ही साफ सुथरा होगा, तो सूर्य की किरणें हैं वो पृथ्वी तक अच्छे से प्राप्त होंगी, अर्थात सूर्य ताप है वो हमें अच्छा प्राप्त होगा, अधिक मात्रा में प्राप्त होगा। जबकि वायुमंडल है वो पारदर्शी नहीं होगा, अर्थात कुछ न कुछ बीच में आएगा। आप देखते हो जैसे कभी कभी बादल छा जाते हैं, तो बादल छा जाते हैं तो हमारे सूर्य ताप है वो हमें कम प्राप्त होता है। तो वायुमंडल की जो पारदर्शिता है उससे भी हमारे सूर्य ताप पर प्रभाव पड़ता है, वितरण पर। नेक्स्ट देखते हैं सूर्य की किरणों का जो कोण है, तो वो हमने देख लिया है कि जहाँ पर लंबवत किरणें है वहाँ पर सूर्य ताप है वो अधिक पड़ेगा, और जहाँ पर तिरछी किरणें है वहाँ पर सूर्य ताप है वो कम प्राप्त होगा। नेक्स्ट है अवरोधक पदार्थों की मात्रा। अब अवरोधक पदार्थों की जो मात्रा है कभी कम हो जाती है, कभी अधिक हो जाती है। तो अवरोधक पदार्थों के रूप में हम देखते हैं कि जैसे कभी कभी धूल के गुब्बारे हैं वो आकाश में छा जाते हैं, कभी धुआं छा जाता है, कभी साफ सुथरा हो जाता है, कभी बादल है वो गहरे छा जाते हैं, कभी कम गहरे होते हैं। तो ये जो मात्रा है वो भी हमारे पृथ्वी की ओर सूर्य की किरणें जो आती है उनको प्रभावित करती है, अर्थात सूर्य ताप को प्रभावित करती है। तो हम एक ही लाइन में हम संक्षेप में से कह सकते हैं कि जब शुद्ध वायुमंडल होगा तो सूर्य ताप है वो अधिक मात्रा में होगा, और जब अशुद्ध होगा तो सूर्य ताप है वो हमें कम प्राप्त होगा, अर्थात वायुमंडल है वो भी हमारे सूर्य ताप को प्रभावित करता है। अब नेक्स्ट कारक है स्थल व जल का प्रभाव। हमारी पृथ्वी पर मुख्य रूप से दो भाग पाए जाते हैं, एक तो जलीय भाग, एक तो जल भाग, दूसरा स्थल भाग। दूसरा है स्थल भाग। और हम सामान्य तौर से देखते हैं कि जो स्थल भाग है वो सूर्य के सापेक्ष में हम देखें तो जल भाग की बजाय जल्दी गर्म हो जाता है और जल्दी ही ठंडा हो जाता है। जबकि सूर्य से आने वाली किरणों की वजह से, क्योंकि जल में किरणें गहराई तक जाती हैं, और जब गहराई तक जाती हैं तो जल है वो देर से ही तो गर्म होता है और देर से विकिरित हो पाता है, जिसकी वजह से देर से ही ठंडा होता है। तो कहीं पर जैसे धरातल है केवल, या शुष्क धरातल है, तो शुष्क धरातल पर सूर्य की किरणें आएंगी तो उससे जल्दी गर्म हो जाएगा। उदाहरण के तौर पर आपको बता दें कि मरुस्थलीय क्षेत्रों में धरातल है वो शीघ्र गर्म हो जाता है, परंतु दिन में जब शीघ्र गर्म होता है तो आपने सुना भी होगा अच्छे से कि इन मरुस्थलीय क्षेत्रों में रात में ठंड भी अधिक पड़ती है, अर्थात धरातल पर जो मरुस्थलीय भूभाग है वो शुष्क होने की वजह से विकिरण अधिक कर देते हैं और वहाँ पर अधिक ठंड, अर्थात शीघ्र ही वो ठंडा हो जाता है। इसके विपरीत जो जलीय भाग है, समुद्र है, उनमें देर से तो ये गर्म होते हैं और देर से ही ठंडे हो पाते हैं। तो ये भी हमारे सूर्य ताप को प्रभावित करते हैं, अर्थात स्थल व जल का जो स्वभाव है वो भी सूर्य ताप के वितरण को प्रभावित करता है। नेक्स्ट और अंतिम कारक है हमारे पृथ्वी तल का जो धरातल है उसका रंग एवं स्वरूप। अब पृथ्वी तल का जो धरातल है उसका रंग स्वरूप के बारे में आप देखते हो कि हमारा जो धरातल है एक समान नहीं है संपूर्ण पृथ्वी पर, क्योंकि संपूर्ण पृथ्वी के ऊपर कहीं पर तो आपको बर्फ आच्छादित मिलेगी, कहीं पर वनस्पति आच्छादित मिलेगी, कहीं पर पठार मिलेगा, कहीं पर पहाड़ मिलेंगे, कहीं पर नदी घाटी मिलेगी, तो कहीं पर मैदानी क्षेत्र मिलेंगे। अर्थात हमारे धरातल का जो स्वरूप है या भूआकृति है वो भी भिन्न भिन्न है। तो इन भिन्न भिन्न स्वरूपों से भी हमारा सूर्य ताप प्रभावित होता है। अब उदाहरण के तौर पर आपको बताएं कि जैसे जहाँ पर बर्फ़ है तो वहाँ पर सूर्य ताप होगा तो वो परावर्तित हो जाता है बर्फ़ की वजह से। इसी तरीक़ा से जैसे हरा क्षेत्र है, वनस्पति क्षेत्र है, वहाँ पर भी सूर्य ताप है वो परावर्तित हो जाता है। जबकि जहाँ पर वनस्पति विहीन है, जैसे आपको अभी बताया पिछले कारक के संदर्भ में बताया था कि जैसे मरुस्थलीय क्षेत्र है तो वहाँ पर वनस्पति नहीं होगी, तो वनस्पति नहीं होगी तो वहाँ पर सूर्य ताप है वो अधिक प्राप्त होगा और जल्दी गर्म कर देगा मरुस्थलीय क्षेत्र को। तो इस बिंदु को हम ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे पृथ्वी के धरातल का स्वरूप है, स्वभाव है, रंग है, उसी हिसाब से हमारे सूर्य ताप है वो भी प्रभावित होता है। अब इस धरातल के संदर्भ में दूसरा भी हम देख सकते हैं कि जैसे हमारे जो धरातल पर मिट्टियाँ हैं उनका भी वितरण, भिन्न भिन्न प्रकार की मिट्टी धरातल पर पाई जाती है। कहीं पर तो मरुस्थलीय मिट्टी है, कहीं पर काली मिट्टी है, कहीं पर जलोढ़ मिट्टी है, कहीं पर लाल पीली मिट्टी है, कहीं पर लेटेराइट मिट्टी है।
तो ये मिट्टी का जो स्वरूप है वो भी हमारे धरातलीय क्षेत्र पर सूर्यावी ताप के वितरण को प्रभावित करता है। तो आज हमने इस सेकंड वीडियो के अंतर्गत सूर्यावी ताप को प्रभावित करने वाले बाकी जो कारक हैं उनका हमने विस्तार से विश्लेषण किया है। और निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि उपरोक्त वर्णित कारकों के विश्लेषण से स्पष्ट हो जाता है कि सूर्य से पृथ्वी तक सौर विकिरण के आने में बहुत अधिक विभिन्नताओं और विविधताओं का सामना करना पड़ता है। अर्थात सूर्य से पृथ्वी की ओर जो सूर्यावी ताप है या सौर ऊर्जा जब आती है तो अपने मार्ग में काफ़ी सारी विभिन्नताओं और विविधताओं को पार करना पड़ता है, अर्थात उनका सामना करना पड़ता है। और जब इनका सामना करते हैं तो कहीं पर तो कुछ अवरोधक आ जाते हैं, कहीं पर बिल्कुल कोई अवरोधक नहीं आता है, जिसकी वजह से सूर्यावी ताप है उसका जो वितरण है वो भी प्रभावित होता है। तो मैं उम्मीद रखता हूँ कि आप सभी विद्यार्थी इस वीडियो को प्रथम वीडियो के साथ लिंक करके नहीं अध्ययन करेंगे, जिसमें हम इन दोनों वीडियो के माध्यम से सूर्यावी ताप के वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों का अच्छे से विश्लेषण करके नहीं समझ सकेंगे। धन्यवाद।